नमस्कार, जय हिंद। आरवी द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विवेक मिश्र आप सभी साथियों का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि चैनल के माध्यम से आपके लिए रीजनिंग की क्लास संजीव सर के द्वारा संचालित की जा रही है और सामान्य अध्ययन में मैं आपके साथ हूं और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास में आज से आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं। हर एक बातों को हम लोग टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा हम लोगों को तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा आपकी नज़दीक है, पेट एग्जाम के लिए विशेष तौर पर हम लोग अपने इस क्लास को संचालित कर रहे हैं और जितने भी पॉइंट आपको बताए जाएं वो सभी पॉइंट आप अच्छे तरीके से गहराई के साथ आप उसका अध्ययन करिए, अच्छे तरीके से चीज़ों को तैयार करिए। चैनल के माध्यम से लगातार जो आपको प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है उसको भी आप कोशिश करिए कि अटेंड करिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप जुड़ रहे हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ ऑफिशियली आप जरूर जुड़े रहिए। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर भी आप जुड़िए ताकि जो भी पीडीएफ वगैरह हो वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला पॉइंट आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में कौन सा होता है। तो इसके नाम से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देखिए क्या लिखते हैं, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। यहां पर आप लिखते क्या हैं, संविधान व राज्य व्यवस्था लिखते हैं। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की हम लोग बात करें तो थोड़ा सा पहले आपको कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आप परीक्षाओं के लिए रट जरूर लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी जानना चाहिए ताकि आप उसको कहानी के रूप में याद कर सकें जो भी फैक्ट आपके परीक्षाओं में मिलते हैं। तो यहां पर एक शब्द आपको दिया गया है संविधान और दूसरा शब्द दिया गया है आपके लिए राज्य व्यवस्था। यानी कि एक शब्द हो गया आपका, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, एक शब्द आपके लिए है कॉन्स्टिट्यूशन और ये शब्द जो होता है ये होता है आपका पॉलिटी। तो दोनों में किस बात का अंतर पाया जाता है, अंतर समझते हैं। पॉलिटी शब्द जो है ये एक बड़ा शब्द होता है और इसके अंतर्गत ही आप देखते हैं तो ये हमारा संविधान जो है वो समाहित होता है। यानी कि राज्य व्यवस्था एक बड़ी प्रक्रिया है और उसके अंतर्गत यानी कि राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए हमें एक नियम और कानून की आवश्यकता होती है और वो नियम या कानून जो होता है वो होता है आपका संविधान। यानी कि संविधान के माध्यम से हम क्या करते हैं कि राज्य की व्यवस्था को संचालित करते हैं। तो एक बात आप यहां पर लिख सकते हैं कि संविधान के माध्यम से, आप यहां पर इस बात को लिख सकते हैं, संविधान के माध्यम से राज्य की व्यवस्था को, राज्य की व्यवस्था को संचालित किया जाता है, संचालित किया जाता है। एक पॉइंट आपको यहां पर मिल गया है और ये पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट के तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पॉइंट हम लोगों ने यहां पर क्या लिख लिया है कि राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। अब यहां पर जो आपको संविधान शब्द दिया गया है, यहां पर जो हम लोगों ने संविधान शब्द को अभी समझा है, इस संविधान को हमने अंग्रेजी में क्या कहा, इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है ये आप जानते हैं कि एक लैटिन भाषा होती है और लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा का एक शब्द है, उसका नाम होता है कॉन्स्टिट्यूरे। तो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है और कॉन्स्टिट्यूरे का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लेख या दस्तावेज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्त होता है लेख या दस्तावेज।
यानी कि एक ऐसा लेख या एक ऐसा दस्तावेज जिसके माध्यम से हम राज्य की व्यवस्था को संचालित करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और अगर हम लोग बात कर लें संविधान के इंपॉर्टेंस की, तो संविधान किसी भी देश का जो होता है सर्वोच्च कानून बोला जाता है। सर्वोच्च कानून क्या होता है? अगर हम बात करें कि देश का सर्वोच्च कानून या सबसे बड़ा कानून क्या होता है, तो वो होता है आपका संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो किसी भी देश के लिए सबसे बड़े कानून के रूप में काम करता है। अब इतनी बातों के बाद आपको समझना है कि संविधान, आपने समझ लिया कि संविधान क्या होता है, संविधान में कौन कौन से शब्द होते हैं, किस तरीके से है। अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आपके लिए यहां पर महत्वपूर्ण है, दूसरे पॉइंट पर आता है आपका संविधान के प्रकार क्या होते हैं। संविधान के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो यहां पर आप जानते हैं कि संविधान के सबसे पहली बार दो प्रकार होते हैं। संविधान के दो प्रकार आप अगर देखेंगे तो एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं लिखित संविधान, एक को हम लोग कहते हैं लिखित संविधान और दूसरे को हम लोग कहते हैं अलिखित संविधान। तो लिखित और अलिखित संविधान, ये दोनों संविधान आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन अब किस बात में इसमें अंतर पाया जाता है? जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ये वास्तव में डिफरेंस जो पाया जाता है संविधान के इस प्रकार में, वो निर्माण के आधार पर होता है। निर्माण के आधार पर, तो संविधान के निर्माण कैसे किया जाएगा संविधान का, उसके आधार पर संविधान के दो प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। एक प्रकार जो होता है वो आपका होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है आपका अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान कैसे निर्माण होता है? तो अगर किसी भी संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाए, इसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाए, संविधान सभा के द्वारा अगर इसका निर्माण होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं। और इसमें अगर परंपराओं के माध्यम से अगर संविधान का निर्माण होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलिखित संविधान, यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है। परंपराओं या प्रथाओं को आप जानते हैं कि जो हमारी विधि होती है, हमारा लॉ होता है, उसका सबसे प्राचीनतम सोर्स, कभी कभी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि हमारी विधि का प्राचीनतम स्रोत किसको कहा जाता है? तो प्राचीनतम स्रोत के रूप में परंपराओं को शामिल करते हैं। ये आप जो लॉ की क्लासेस होती हैं, अगर उसको आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो आपको आइडिया यहां पर होगा कि विधि का प्राचीनतम सोर्स क्या होता है, तो वो होता है प्रथाएं या परंपराएं। तो जब हम प्रथाओं या परंपराओं को शामिल कर लेते हैं संविधान के निर्माण में, उसको फॉलो करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे ही संविधान को हम लोग क्या कहते हैं? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम कभी भी संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिखित संविधान। लिखित संविधान का सबसे जो बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मिलेगा वो होता है अमेरिका का। अमेरिका का संविधान आप जानते हैं कि ये विश्व का पहला लिखित संविधान है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखेंगे तो ब्रिटेन का संविधान होता है, ये कैसा होता है?
अलिखित संविधान। और भारत के संविधान की दोस्त अगर बात करेंगे तो भारत के संविधान में यहाँ पर लिखित और अलिखित दोनों प्रकार की विशेषताएं आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया पहला प्रकार कि इसका लिखित और अलिखित प्रकार कैसे होता है, कैसे इसके निर्माण की प्रक्रिया होती है। सवाल आपको ज्यादातर पूछा जाएगा भारतीय संविधान किस तरीके से है, अंशतः लिखित और अंशतः अलिखित है, यानी कि पार्शियली रिटन और पार्शियली अनरिटन होता है। एक चीज यहां पर आपको और भी समझनी चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं लिखित संविधान की तो इसका मतलब है कि उस संविधान का जो अधिकांश भाग होगा वो कैसा होगा, लिखित होगा, यानी कि रिटन होगा। लेकिन जब बात करते हैं अलिखित संविधान की तो इसका मतलब सिंपल सा होता है कि इसके अधिकांश भागों को लिखा नहीं गया है, यानी कि मोस्टली पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन, यानी कि इस संविधान का अधिकांश भाग कैसा है तो वो अलिखित होता है। तो बहुत सामान्य सा अंतर आपने ये देख लिया। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। संविधान का जो दूसरा रूप होता है ये होता है संशोधन के आधार पर। संविधान में संशोधन के आधार पर अगर बात करें तो संविधान में संशोधन के आधार पर हमारे पास संविधान के दो टाइप होते हैं। एक संविधान को हम लोग कहते हैं कठोर संविधान, एक को हम लोग क्या कहते हैं, कठोर संविधान कहते हैं, यानी कि इसी को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको क्या बोलेंगे, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाएगा। और दोस्त दूसरा पार्ट जो होता है संशोधन के आधार पर उसमें होता है आपका लचीला संविधान। लचीला संविधान, और लचीले संविधान का मतलब होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर एक चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ये है लचीला संविधान और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। तो फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ये आपके दोनों जो तरीके हैं ये आपके हो गए हैं संविधान में संशोधन के आधार पर। आपको यहां पर ये बात समझनी है दोस्त, जब किसी संविधान में संशोधन करना आसान हो जाए, जब किसी संविधान में संशोधन जो होगा ये कठोर हो, तो संशोधन कठोर हो जाए, संशोधन कठोर हो जाए तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, संशोधन जब कठोर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कठोर संविधान। यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर संविधान में संशोधन करना कठोर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कठोर संविधान कहते हैं। और इसके अलावा जब इसमें संशोधन करना आसान हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लचीला संविधान, यानी कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर कठोर और लचीला ये दो टाइप का संविधान आपको वहां पर हो गया है। कठोर और लचीले संविधान का मतलब आप यहाँ पर समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए कि संशोधन करना अगर कठोर है, यानी कि ये संशोधन जो होगा वो विशिष्ट बहुमत से होगा, ये विशिष्ट बहुमत से संशोधन होगा। और संशोधन करना अगर आसान होगा तो इसका मतलब होगा कि संशोधन करना आसान, इसका मतलब कि साधारण बहुमत से इसमें संशोधन किया जाता है। साधारण बहुमत से संशोधन इसमें अगर किया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लचीला संविधान। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लचीला संविधान इसको कहा जाता है जब हम लोग इसमें संशोधन साधारण बहुमत से करते हैं। अब यहां पर विशेष बहुमत क्या होता है कि उपस्थित और मत देने वाले जो 2/3 सदस्य होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट बहुमत। और जब आधे से अधिक ज्यादा, आधे से एक अधिक हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं साधारण संशोधन या साधारण बहुमत के नाम से इसको जानते हैं। तो दोनों बातें आपको यहां पर समझ में आ गई। अब अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बात करें
कि विश्व का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है। कठोरतम संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हो जाता है आपका अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान कैसा होता है, ये कठोरतम संविधान होता है किसी भी देश का। और इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं लचीले संविधान की, तो लचीले संविधान में आपको ध्यान में रखना है कि लचीला संविधान के लिए एग्जाम्पल आप दे सकते हैं ब्रिटेन के संविधान को। ब्रिटेन के संविधान के बारे में एक बात कही जाती है कि ब्रिटेन का संविधान इतना लचीला है कि वो किसी भी स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा जितने भी काम हो सकते हैं वो बहुत आसानी से वो कर सकता है। तो इसलिए ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन अमेरिका के संविधान में अगर संशोधन करना है तो ये एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है, बहुत कठोरता के साथ इसमें संशोधन होते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट की अगर बात करें कि भारत के संविधान की क्या कंडीशन है। भारत में क्या है, भारत का संविधान कठोर है, लचीला है या फिर दोनों का मिश्रण होता है। तो यहां पर भी आप ध्यान में रखिएगा कि यहां पर भी कठोर और लचीला इन दोनों का मिक्सअप पाया जाता है। भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, यानी कि दोनों का मिश्रण अगर पाया जाए तो वो हो जाता है हमारे देश का संविधान, यानी कि भारत का संविधान। भारत के संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन करना बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें संशोधन करना काफी कठिन होता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें संशोधन की, तो संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन के बारे में पूरा विस्तार से दिया गया है। आगे चल करके इसको हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी थी कि हमारे देश के संविधान का नेचर कैसे है संशोधन में, तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है कि कठोर और लचीला ये दोनों प्रकार का होता है। इसके अलावा जो हम लोग अब बात करेंगे वो तीसरा होता है, संविधान का तो नहीं बल्कि हम लोग इसको कह सकते हैं सरकार का विभाजन कह सकते हैं या सरकार का प्रकार कह सकते हैं। तो सरकार के प्रकार के रूप में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है, शक्तियों के विभाजन के आधार पर। पहले तो ये पॉइंट आप लिखेंगे, ये डिवीजन जो होता है वो शक्तियों के विभाजन के आधार पर होता है। शक्तियों के विभाजन के आधार पर होता है और शक्तियों के विभाजन के आधार पर हमारे पास संविधान के दो टाइप मिल जाते हैं या सरकार के दो टाइप मिल जाते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था। एक को हम लोग कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था और दूसरे को हम लोग कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि फेडरल और इसके अलावा यूनिटरी। जब बात करते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था, तो संघात्मक शासन व्यवस्था में आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। यहां पर क्या होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, यानी कि डिवीजन या सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन केंद्र और राज्य। यहां पर लिख लीजिएगा, केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य के बीच में क्या होता है, शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। और ये जो डिवीजन आप देख रहे हैं, ये डिवीजन कौन करता है, तो ये डिवीजन होता है संविधान के अनुसार होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान रखिएगा। सवाल आपके पेट में पूछा जा सकता है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों के विभाजन की बात की गई है उसको किसने किया है, संविधान ने किया है, संसद ने किया है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, मंत्रिपरिषद करता है। इस तरीके के ऑप्शन आपको दिया जा सकता है और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संविधान। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो कौन देता है, तो वो देता है आपका संविधान।
इसके अलावा आप देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है। जब भी हम लोग बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था की, तो एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है सभी शक्तियां एक में हों, सभी शक्तियां एक में हों, और एक का मतलब है यहां पर केंद्र में हों, यानी कि सभी शक्तियां जो होंगी वो कहां पर होंगी, एक में होगी अर्थात केंद्र में होगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अब यहां पर एक सवाल आपको और मिलता है कि संघात्मक शब्द जो आपको दिया गया है, इसकी बात हमको कहां पर देखने को मिलती है। तो संविधान में आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, संविधान में कुल 12 अनुसूचियां होती हैं, और इन 12 अनुसूचियों में से जो आपकी 8th नंबर की अनुसूची है, माफ करिएगा 7th नंबर की जो अनुसूची है, ये 7th नंबर वाली अनुसूची में आपको शक्तियों का विभाजन दिया गया है, और शक्तियों के विभाजन के लिए आपको यहाँ पर 3 अलग अलग लिस्ट दी गई हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ये होता है शक्तियों के विभाजन के रूप में, और ये आपको 7वीं अनुसूची में मिलती है। अब बात करते हैं कि भारत में अगर हम लोग देखें तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो भारत में एकात्मक और संघात्मक इन दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का मिक्सचर आपको देखने को मिल जाता है। चौथे नंबर पर आते हैं, और चौथा नंबर जो होता है वो शासन व्यवस्था के प्रकार के रूप में ही होता है। अब शासन व्यवस्था में आपको 2 मिलते हैं, एक को हम लोग क्या कहते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और जो दूसरा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अध्यक्षीय शासन कहा जाता है, यानी कि इसको प्रेसिडेंशियल कहा जाता है। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर आपको ये बात समझनी है कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो वास्तव में जो संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होती है, ये डिसाइड किया जाता है कि रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर जो होता है वो हम लोग कहते हैं संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, एक पॉइंट आप यहां पर ध्यान में रखिएगा कि इसका जो आधार होता है ये होता है विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर, विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर हम देखते हैं। यानी कि एक पॉइंट जरा आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका में आ जाएं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका में आ जाएं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। दूसरा पॉइंट आप जरा देखिए, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जब विधायिका और कार्यपालिका जब दोनों ये अलग अलग रहें, यानी कि इनका आपस में कोई रिलेशन न रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में इसको कहा जाता है। अब एक चीज आपको यहां पर कंफ्यूज कर रहा होगा कि आखिर विधायिका और कार्यपालिका का ये मतलब क्या है। तो इस बात को जरा आप समझिए। एक पॉइंट आपको पढ़ना होता है सरकार, और सरकार किससे मिलकर के बनी होती है, 3 चीजों से। कौन कौन से हैं, एक को हम लोग क्या कहते हैं, विधायिका, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं,
कार्यपालिका और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं, न्यायपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीन ऐसे इसके ऑर्गन्स हैं जिससे मिलकर के किसी भी सरकार का निर्माण होता है। अब जो विधायिका होती है ये विधि को बनाती है। अभी शॉर्ट में समझते हैं, आगे चल करके फिर इसको समझेंगे। विधि बनाना इसका काम होता है और इसका काम क्या होता है, लागू करना। इसका काम क्या होता है, समीक्षा करना। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, विधि बनाने का काम कौन करता है, संसद। और संसद में जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अब संसद के क्या सदस्य, क्या एमपी जो हुए वो आपकी कार्यपालिका, और कार्यपालिका में कौन होते हैं, पीएम होते हैं। और इसके अलावा उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो एमपी होता है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या वो यहां से यहां पर नहीं जाता है? यानी कि अगर हम एक सीधा सा एग्जाम्पल दे के देखें कि जो आपके यहां से सांसद होगा यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, तो जैसे ही वो सांसद बना इसका मतलब कि वो विधायिका में हो गया। और अगर उसको हम मंत्री बना दें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल कर लें, तो वो कहाँ चला गया, कार्यपालिका में भी चला गया। तो वो एक साथ दो काम कर रहा है, यानी कि वो विधायिका में भी है और कार्यपालिका में भी है। तो इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान रखिए कि क्या हमारे यहाँ किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो संसदीय शासन व्यवस्था आपको कहाँ पर मिल जाती है, ये भारत में। इसके अलावा आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, ये ब्रिटेन में। दो जगहों पर, भारत और ब्रिटेन। आप ध्यान रखिएगा। अध्यक्षी की अगर बात करते हैं तो ये आपको अमेरिका में देखने को मिल जाता है। अमेरिका में किस प्रकार की व्यवस्था है, तो वहां पर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इन सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। आपके पीईटी के एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद हम लोग अपने आगे की क्लास को और कंटिन्यू करेंगे। आरवी द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े रहिए, लगातार प्रैक्टिस भी करिए, कंटेंट भी आपको बेहतर तरीके से दिया जाएगा सब्सक्राइब करके। और अगर टेलीग्राम पर हमारे अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करिए, ताकि नोट्स और पीडीएफ आपको वहां पर मिल सके। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।